दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, आपका मित्र, आपका भाई, आज फिर आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों एनटीपीसी, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। दोस्तों वो कहते हैं ना कि इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसके लिए उसे संघर्ष करना होता है, और वो संघर्ष एक इम्तिहान होता है। हाँ दोस्तों, अब जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके इम्तिहान का टाइम आ चुका है। दोस्तों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री वीके यादव जी ने टीवी चैनलों के माध्यम से अभी बताया कि एनटीपीसी की 1,40,000 वैकेंसियों के अगेंस्ट 2,42,00,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसकी की टेंटेटिव डेट 15 दिसंबर 2020 फिक्स की गई है और उसका शेड्यूल शीघ्र ही जारी होने जा रहा है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनटीपीसी के लिए 3 नोटिफिकेशन 2019 में निकले थे। वो नोटिफिकेशन क्या थे, उनका क्या नंबर था, उनके अंदर कौन कौन सी पोस्टें थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पहला जो नोटिफिकेशन निकला था वो था CEN 01/2019। दूसरा जो नोटिफिकेशन निकला था उसका नंबर था CN 03/2019। तीसरा जो नोटिफिकेशन RRC की तरफ से था, RRC की पोस्टों के अगेंस्ट था, उसका नंबर था CN RRC-01/2019। दोस्तों इनके अंदर जो जो वैकेंसियां थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये पहला था एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी पोस्ट। दूसरा था इसके अंदर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट। तीसरा इसका लेवल 1 जिसे पहले ग्रुप डी बोलते थे, वो पोस्टें इसके अंदर कवर होती थी। दोस्तों अब मैं आपको इसके पैटर्न के बारे में बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर 2 पेपर का प्रावधान रखा गया है, जो कि CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दोस्तों CBT 1 के अंदर दोस्तों सभी एलिजिबल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके अंदर 100 नंबर का पेपर रहेगा और 90 मिनट का पेपर होगा। दोस्तों 100 ही क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर जो मार्क्स का सिस्टम रहेगा वो 40 नंबर का तो रहेगा, जीके का, जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस का और करंट अफेयर्स का, और 30 नंबर का इसके अंदर मैथ आने जा रहा है, और 30 नंबर में इसमें रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी का पेपर होगा। दोस्तों जो CBT 1 पास करेगा, नोटिफाइड वैकेंसी का कम्युनिटी वाइज 20 गुना को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो CBT 1 को पास करके शॉर्ट लिस्टेड होके आ जाएगा, उसमें से CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों CBT 2 जो CBT 1 में से शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसको 20 गुना ही आएंगे। दोस्तों उसमें से 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जिसका कि पेपर होगा 120 नंबर का, और इसमें भी टाइम 90 मिनट का ही रहेगा। दोस्तों अब कहने का मतलब ये है कि दोनों CBTs के अंदर एक में 100 क्वेश्चन का और 100 नंबर का होगा, एक में 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का होगा, और दोनों के अंदर समय 90 मिनट ही रहने जा रहा है। दोस्तों इसके अंदर जो मार्क्स का सिस्टम रहेगा वो 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स रहेंगे। इसके अंदर 35 नंबर का मैथ रहेगा, और इसके अंदर दोस्तों रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी 35 नंबर की रहने जा रही है। दोस्तों अब आपका CBT 2 का रिजल्ट भी बन गया है। आप जिन्होंने CBT 1 पास किया था उसका कम्युनिटी वाइज 20 टाइम बच्चों को बुलाया गया, और उसमें से दोस्तों उन्होंने CBT 2 दिया और CBT 2 का रिजल्ट भी आ गया। अब जब CBT 2 का रिजल्ट आ गया दोस्तों, तो इसमें 3 टाइप की पोस्टें हैं। एक पोस्ट बोली जाएगी जिसके अंदर स्किल टेस्ट होगा, एक पोस्ट होगी जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और तीसरी पोस्ट होगी दोस्तों जिसमें किसी प्रकार का टेस्ट नहीं होगा, इट मीन नो नीड ऑफ टेस्ट। इसके अंदर जो होगा दोस्तों स्किल टेस्ट वो टाइप टेस्ट रहेगा, और उसके अंदर इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के अंदर 25 शब्द पर मिनट करने होंगे। दोस्तों इसके अंदर क्लरिकल कैडर, स्टेनो कैडर, अकाउंट्स असिस्टेंट वगैरह कवर होते हैं, और जो एप्टीट्यूड या साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं उसके अंदर दोस्तों स्टेशन मास्टर कवर होंगे, और जो स्टेशन मास्टर कवर होंगे उसके अंदर दोस्तों एक अलग से चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विशेष ध्यान देने योग्य है। जो ये आपका स्किल टेस्ट रहेगा ये क्वालिफाई
क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा दोस्तों, इसका मार्क्स में कोई असर नहीं होने जा रहा है। CBT 2 के मार्क्स पर इसका कोई असर नहीं है। और जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके अंदर CBT 2 के मार्क्स पर असर होने जा रहा है। इसमें 70% नंबर तो माने जाएंगे CBT 2 के पेपर के और 30% आपके एप्टीट्यूड के माने जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से 70 और 30 मिला के जो 100 नंबर बनेंगे आपके, इस 100 के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों। और तीसरे अंदर जिसके अंदर की ना तो स्किल टेस्ट और ना ही एप्टीट्यूड टेस्ट होगा दोस्तों, इसके अंदर जो भी आपकी पोस्टें आती हैं वो आती हैं दोस्तों WLI की, वेलफेयर इंस्पेक्टर की, उसके अंदर CLA की पोस्ट आती हैं, उसके अंदर TNC की पोस्ट आती है, उसके अंदर गुड्स गार्ड की पोस्ट आती है दोस्तों। CBT 2 के रिजल्ट के हिसाब से इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होगी और फिर उसके बाद मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा और DV वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा दोस्तों। अब आपका CBT 1 भी हो गया, CBT 2 भी हो गया और आपने अब अपना स्किल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या नहीं जरूरत है इसके बारे में भी देख लिया है दोस्तों। अब जो स्किल टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में बुलाया जाता है दोस्तों, उसमें कम्युनिटी वाइज 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा दोस्तों। अब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन गई है। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आ गया है, जिसे DV भी बोलते हैं। यह RRB कहीं भी करवा सकती है। अभी तक आपने किसी भी RRB से कोई संपर्क नहीं था, अब पहला टाइम आएगा जब कैंडिडेट और RRB का जो स्टाफ है वो रूबरू होगा दोस्तों। जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था उसमें जो आपने पेपर्स में अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी कास्ट या अदर्स पेपर्स भरे थे दोस्तों, उसका एक प्रिंट आउट डाउनलोड करके RRB का स्टाफ लेके आएगा और वो जब आप बुलाएंगे तो वो आपके पेपरों से उन चीज़ों को मैच करेगा दोस्तों। इसमें भी दोस्तों पोस्ट वाइज और कम्युनिटी वाइज ही बुलाया जाता है दोस्तों। RRB के स्टाफ ने आपके सारे पेपर चेक कर लिए हैं। अगर आपके पेपर सारे ठीक पाए जाते हैं, इसके अंदर फिर कैंडिडेट को प्रोविजनली एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कर देंगे दोस्तों। उसके बाद उसकी एक मेडिकल मेमो काटी जाएगी। जो मेडिकल मेमो कटेगी उसे रेलवे हॉस्पिटल में जो रेलवे हॉस्पिटल उनको अलॉट किया जाएगा वहाँ पर मेडिकल के लिए उसको जाना होगा दोस्तों। पोस्ट की जो मेडिकल श्रेणी होती है उसके हिसाब से उस कैंडिडेट का अपना मेडिकल होगा दोस्तों। उसके बाद 3 स्थितियां आती हैं, या तो आती है वो मेडिकल फिट हो जाएगा, या वो मेडिकल अनफिट होगा, या वो टेम्परेरी अनफिट हो जाएगा दोस्तों। अगर वो मेडिकल फिट होता है तो वो सिलेक्ट हो जाता है दोस्तों। अगर वो अनफिट होता है तो उसे आउट कर दिया जाता है। और वो टेम्परेरी अनफिट होता है तो डॉक्टर के एडवाइस पर उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, उसमें वो इलाज करके दोबारा से अपना मेडिकल करवाता है। और अगर उसमें वो फिट पाता है तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और वो अनफिट होता है उसे आउट कर दिया जाता है। फिट के हिसाब से फिर लेटर जारी किया जाता है दोस्तों। ये मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई है, जिस प्रकार से आपका टेस्ट होता है और जिस प्रकार से आप लोगों को ये लोग सिलेक्ट करके लेटर जारी करते हैं दोस्तों। NTPC की पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए और टिप्स जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें, इसके साथ अंत तक बने रहें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल मुकेश शर्मा रेलवे को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों अब रिजल्ट तैयार हो गया है। फिट को मेरिट के हिसाब से लेटर जारी किए जाते हैं दोस्तों। जितनी भी वैकेंसी निकली थी और कम्युनिटी वाइज फर्स्ट लॉट में उतने कैंडिडेट को बुलाया जाता है। उसके बाद DV में 50% तक, अगर मेडिकल के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट अनफिट हो रहे हैं तो 50 तक, नहीं तो कम भी रखा जा सकता है। यह RRB के विवेक पर डिपेंड करता है। सेकंड लॉट में भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है ताकि कुछ कैंडिडेट्स को स्टैंड बाई रखा जा सके, बार बार उन्हें प्रक्रिया में ना ढकेला जाए। इसके लिए सेकंड लॉट से एक स्टैंड बाई की लिस्ट भी साथ के साथ तैयार कर ली जाती है ताकि कैंडिडेट इन हैंड रहें दोस्तों। अब पूरी मेरिट बन गई है, पूरा पैनल बन गया है। उस पैनल को उस जोन के जिसमें वैकेंसियां निकाली थी RRB द्वारा, उस जोन के PCPO को वो पैनल भेज दिया जाता है। अब PCPO अपने यहाँ से उसमें जिस डिवीज़न ने जितनी वैकेंसी की डिमांड की थी या जिस वर्कशॉप ने जितनी वैकेंसी की डिमांड की थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है और वहाँ से उस पैनल में से उतने सेलेक्टेड कैंडिडेट को डिवीज़न और वर्कशॉप में भेज दिया जाता है दोस्तों। इनमें बहुत सारी पोस्टें इस प्रकार की हैं जिनके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर ट्रेनिंग के लिए भेजना है तो जिस डिवीज़न या जिस वर्कशॉप में कैंडिडेट को
अलॉट करके भेजा गया है वही डिवीजन और वही वर्कशॉप उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। और जिन पोस्टों की ट्रेनिंग नहीं होती है उन्हें पैनल जैसे ही अलॉट होता है सीधा उन्हें ज्वाइन करवा लिया जाता है पोस्ट के लिए, जैसे कि क्लरिकल के लिए, अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर इत्यादि के लिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, पैनल भेज दिया परंतु हो सकता है उनमें से कुछ कैंडिडेट ज्वाइन ना करें या टर्न अप ना हो, तो जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं उनके अगेंस्ट 1 साल के अंदर कम्युनिटी वाइज रिप्लेसमेंट पैनल अगेंस्ट नोट टर्न अप में से और कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। दोस्तों इसकी समय सीमा 1 साल तक होती है। अगर इसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो जनरल मैनेजर की अनुशंसा के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। 2 साल तक जनरल मैनेजर की परमिशन से भी बुलाए जा सकते हैं। और अगर किसी कारणवश 2 साल से भी ज़्यादा हो जाते हैं तो दोस्तों एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन बनाकर अनसीन रीजन और बियॉन्ड कंट्रोल रीजन से आप अपने रेलवे बोर्ड से आग्रह करके पैनल की समय सीमा को बढ़वा सकते हैं। यानी कि रेलवे बोर्ड को 2 साल के बाद की पावर है। दोस्तों अब आपको एक प्लान से एक स्ट्रेटेजी बनाकर इसके लिए चलना होगा कि किस तरीके से एनटीपीसी का पेपर क्लियर किया जाए। तो वो आपकी प्लान या स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसमें मैं आपको कुछ टिप्स अलग से देना चाहूँगा। आशा है आप इस पे काम करेंगे और ये मेरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो ज़रूर होगा। इसके लिए आपको क्या विशेष ख्याल रखना है, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो मेरिट जाती है वो करीब 80 से 85% अनरिजर्व कैंडिडेट की जाती है। आपका जो टारगेट है अर्जुन की आंख की तरह 80 से 85 नंबर का जरूर होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए आप स्टडी प्लान करें। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है आप उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दें। इसका मतलब यह कतई नहीं कि आप दूसरे सब्जेक्ट को भूल जाएं। उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय लगाकर दूसरे सब्जेक्ट को भी साथ साथ पढ़ते रहें, परंतु ज़्यादा समय उसको दें। दोस्तों एक बात याद रखने की है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसके लिए तुक्का ना मारें, क्योंकि अगर आपने तुक्का मारा और वो गलत हो गया और आपका 1 नंबर भी कट गया तो दोस्तों आप हज़ारों कैंडिडेट से पीछे हो जाएंगे। अतः जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है सिर्फ वही करें, दूसरा बिल्कुल ना करें। तीसरा इसके अंदर दोस्तों मैं आपको एक स्पेशल सुझाव देना चाहूँगा कि जो पिछली बार एनटीपीसी के पेपर हुए थे या रेलवे के जो भी पहले पेपर हुए हैं, चाहे वो आरपीएफ का रहा हो, चाहे वो टेक्निकल का रहा हो, चाहे वो ग्रुप डी का रहा हो, वो कोई भी पेपर रहा हो दोस्तों, उस पेपर को ज़रूर स्टडी करें। कारण ये है कि जो भी पेपर बनाता है वो पुराने पेपर से एक आइडिया ज़रूर लेता है दोस्तों। अगर उसको कोई क्वेश्चन ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे तो वो उसी में से कोई ना क्वेश्चन उठा लेता है या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस को ले लेता है। अतः मेरा आपसे सुझाव है कि पुराने पेपर्स पर भी आप जरूर ध्यान दें। दोस्तों टाइम प्लान जरूर करें। और मेरा अपना सुझाव एक ये भी है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप सबसे बाद में करें। सबसे पहले आप जीके के करें, उसके बाद आप रीजनिंग करें और लास्ट में मैथ के करें। और उनके अंदर भी जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं सबसे पहले वही क्वेश्चन करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मैथ का क्वेश्चन पहले करने लग जाते हैं, उसके अंदर आप उलझ जाते हैं, तो 5 से 10 मिनट तक आप एक ही सवाल में जो कि 1 नंबर का है उसमें अपना टाइम खराब कर लेते हैं, जबकि आपको और क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे होते थे परंतु वो आपके छूट जाते हैं। इसलिए पहले जो आपको आते हैं वही क्वेश्चन करें। और दोस्तों मैथ की तैयारी पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि मैथ की तैयारी करेंगे तो रीजनिंग की तैयारी इसके साथ साथ अपने आप हो जाएगी। दोस्तों मेरा अनुभव ये कहता है कि पेपर के अंदर कोई भी अनफेयर मीन्स यानी कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी नकल का या ब्लूटूथ वगैरह का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आप होल लाइफ डिबार हो सकते हैं। क्योंकि आजकल सिस्टम ऐसा है कि अगर आप एक बार एक पेपर में डिबार हो जाते हैं तो आपको फिर किसी भी पेपर के लिए एलिजिबल नहीं बनाया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इस तरीके की क्रिया कोई ना करें आप। दोस्तों मैंने आपको टेंटेटिव डेट बताई जो कि 15 दिसंबर है। दोस्तों उसके लिए जो जो आपकी डेट नज़दीक आएगी आप मॉक टेस्ट करते जाएं। उसके पीछे कारण ये है कि आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आपकी प्लानिंग बनेगी, आपको पेपर के अंदर किस हिसाब से कितनी जल्दी कितने टाइम में क्या करना है सब चीज़ पता लगेगी। तो अतः मॉक टेस्ट पे आप ज़रूर ध्यान दें। इस तरीके से आपको टाइमिंग सेट करना आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको मैं एक बात अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा कि
आरआरबी कोई भी आपको रोल नंबर या लेटर नहीं भेजती है, आपको आरआरबी की साइट से ही वो डाउनलोड करना पड़ता है। और दोस्तों आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि आपको अपना एक आईडी प्रूफ जिसमें आपका नवीनतम फ़ोटो हो वो ज़रूर साथ लेकर जाएं, और साथ साथ अपना पेन लेकर जाएं। और जाने से पहले आरआरबी की साइट पर जाकर उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको पेपर में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। दोस्तों मैंने आपको पूरा प्लान, पूरा पैटर्न सब कुछ समझाने की कोशिश की है। आशा ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को हर माध्यम से शेयर करें। दोस्तों रेलवे अपने कर्मचारियों को सुविधा देने में बहुत आगे है। रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए पास की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, खेल की सुविधा, हॉलीडे होम की सुविधाएं ये देती है, और भी बहुत सारी सुविधाएं रेलवे में भर्ती होने के बाद मिलती हैं। दोस्तों मेरी ये बातें सुन के आपके मन में एक उत्सुकता जरूर पैदा होगी कि हम भी रेलवे के कर्मचारी बने। तो दोस्तों मैंने आपको तरीका बताया है, आप मेहनत करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके से और इस मेहनत से आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आप रेल परिवार का अहम हिस्सा जरूर बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं शीघ्र ही आपके बीच में और किसी नई टॉपिक के साथ आऊँगा। आप मेहनत कीजिए, रेल ज्वाइन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।